श्री मुलायम सिंह जी यादव। माननीय सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अवसर दिया। दो भाषण उधर से एक इधर से लंबे भाषण हो चुके हैं, बहुत लंबे भाषण हो चुके हैं 3। अब मुझे लंबा भाषण नहीं देना है, लेकिन ये हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश की छवि दुनिया के अंदर क्या है। और आज के दिन तो ऐसी छवि खराब हुई है, चाहे हम लोगों ने मिलकर के जाने अनजाने या जान करके या मौका दिया गया, और कुछ विदेशी पत्रिकाओं में पढ़ने को मौका मिला होगा कि हिंदुस्तान भ्रष्टतम देश है। ये छप जा रही है देश की, दुनिया के अंदर। इसको देश को सुधारने का, देश के सम्मान को बचाने का क्या उपाय किया जा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। ये बात विदेशी मैगजीनों में भी पढ़ लीजिए, और कुछ बयान भी आए हैं विदेशों से, वो भी पढ़ लीजिए। अपने देश के लोगों के भी बयान हैं। क्या ऐसा है कि दुनिया का सबसे भ्रष्टाचार देश है हमारा हिंदुस्तान? तो ये तो हमारे देश के सम्मान और स्वाभिमान का सवाल है। ये जुड़ गया है, इसको कैसे सुधारा जाए, ये तो जिम्मेदारी है सरकार की, और सहयोग देना हमारा काम विपक्ष का। ये काम करना होगा। जहाँ तक हमारे कृपया शांत रहे, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आज हम कहना चाहते भाषण हुए, सीनियर लीडर्स बोलते हैं, हम लोगों की परंपरा है, प्लीज कीप साइलेंस। किसानों के बिना हिंदुस्तान का सम्मान नहीं बढ़ सकता है, न संपन्नता बढ़ती है, न गरीबी या बेरोजगारी जो भी है। इसका हाल है केवल किसान। आज भी 65% बेरोजगार लोग हैं, वो खेती में लगे हुए हैं, इसकी चर्चा नहीं है। 65% बेरोजगारों को रोजगार खेती दे रही है। ये खेती को प्राथमिकता अभी तक नहीं दी जा रही, न पानी की, न बिजली की, और उनके उत्पादन बढ़ाने का और उनकी कीमत ठीक से देने का कहीं भी जिक्र नहीं आता है, कहीं ये मुद्दा नहीं बन पा रहा है। हम लोग गांव के लोग हैं, सवाल उठाते हैं, लड़ते भी हैं, प्रदर्शन भी करते, सब कुछ करते, लेकिन किसान को न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम ये सदन को बिल्कुल अवगत कराना चाहते हो, जानते भी हैं राजनाथ सिंह जी कि किसान के बिना समृद्ध और शक्तिशाली देश नहीं हो सकता है। तादाद भी है, और अपने देश के सीमा की सुरक्षा से लेके पेट भरने तक का काम किसान करता है। आज फौज में किसके लोग हैं? आज सीमा पर जो भी हो रहा है, ये सही है कि सीमा खतरे में है, कोई स्वीकार करे या न करे। अब ये चीन की पूरी फौजें लग चुकी हैं बाकायदा, और हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक कोई किसी प्रकार की सरकार की कोई निर्देश नहीं है फौज को। हमें फौज की बात कर रहा हूँ कि हर हफ्ता मीटिंग होती है, स्वच्छता पर्चा जो भी है प्रधानमंत्री उसमें रहते होंगे, हमें पता, हम रहे हैं, और होती है मीटिंग। और मुझे खबर है कि हमारी आर्मी के चीफ रोजाना हर हफ्ते ये रिपोर्ट देते हैं कि चीन पूरी तैयारी हमारे देश पर हमला करने की कर रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये नाम नहीं लूँगा, लेकिन अफसरों ने बताया है, बताया है, बताया है। मैंने कहा आप रखते हो सामने, कहाँ रखते हैं? क्या जवाब मिलता है कि चुप, मौन। अब ये हालत है कि हम जो आर्थिक दृष्टि से या बेरोजगारी और समस्याएं हैं, वो समस्या तो हम निपटेंगे, भुगतेंगे भी, लेकिन देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए अगर इतना बड़ा खतरा है, उसके लिए सरकार चिंतित नहीं है, तो बड़ा अफसोस की बात है। और आज है ये, और ये पता है सरकार को, ऐसा नहीं कि सरकार को पता, रिपोर्ट देते हैं फौज के बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा। तो आज हम आज से नहीं, जहाँ तक कि बोल चुके, हमें नहीं कहना काला बाजारी है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ पर बहुत चर्चा हो चुकी। इसे हम लंबा
भाषा नहीं देंगे न समय लेंगे। लेकिन ये सही है कि कालाबाजारी और भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकने के क्या काम किए गए हैं वो इस पर तो उत्तर मांग लिया है और हम भी मांगते हैं कि मांगना बताना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए। जहाँ तक किसानों का सवाल मैंने उठाया था, अभी किसान की सिंचाई का इंतजाम पूरा नहीं हो सका है। अभी तक ये पता है कि 60 से लेकर 65% सिंचाई जमीन कर पाई और 35 से लेकर 40% अभी असिंचित जमीन है, इसको पानी नहीं मिल रहा है। और पैदावार हमें बढ़ानी है, जमीन घट रही है 3% प्रतिवर्ष हमारे हिंदुस्तान की। निर्माण कार्यों से, सड़कों से, अस्पतालों से और तरह तरह की बिल्डिंगें, इमारतें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। 3% जमीन घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है और पैदावार, जमीन घटेगी तो पैदावार घटेगी। फिर इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? और मैंने इस सवाल को इससे उठाया है कि हमने मीटिंग के अंदर भी कहा था, उसमें प्रधानमंत्री जी भी थे मौके पर और भी सारे नेता थे दलों के, और उसके बाद यहाँ सदन में भी उठाया था कि सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारी ज़मीन घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, आगे चल कर के हमारे देश के खाने के लिए इंतजाम, अभी तो आत्मनिर्भर हम हैं देश में, लेकिन आगे खतरा पैदा हो गया है। उसके लिए क्या किया जा रहा है? इसको सावधान करना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, चेतावनी भी देना चाहते हैं कि ये उपाय करना चाहिए कि हमारे देश में कम से कम पेट भरने का इंतजाम तो हो। और वो नहीं होने, वो ऐसा आ रहा है कि आज देश की अर्थव्यवस्था में किसी समय खेती का योगदान 70% था। देश के विकास में 70% किसान के और खेती के विकास का भूमिका थी हिंदुस्तान के विकास के लिए। आज क्या है? आज क्यों घटी है? आज घट गई और 60 और 65 के बीच रह गई। और जब तक कि 70% किसानों की और खेती के विकास का योगदान रहा, तब तक देश में हमारे स्तर से कोई मुसीबत नहीं आई और न खतरा पैदा हुआ। अब खतरा पैदा है, कर्जा ले रहे हैं, से जाने कितने गुना लेके, खरबों रुपया है कर्जा। अब हिसाब किताब आंकड़े देखे जाए तो खरबों रुपया आज हिंदुस्तान पर विदेशी कर्जा है, खरबों, और तब नहीं था। अब बढ़ता चला जा रहा है, घट रहा तो दूसरा बढ़ता चला। ब्याज, ऐसा हालत हो गई है देश की कि हम उसका ब्याज भी नहीं चुका सकते हैं, इतना भी पैदा नहीं कर पा रहे। जितना कर्जा विदेशी हो चुका है उसका ब्याज भी हम नहीं दे सकते हैं। अभी आप कहिए कि हमने देश का विकास किया है, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जब इतना ब्याज है तो तेज़ी से कैसे बढ़ रहे हैं? बढ़े के घट रहे? हम कर्जदार बैठे सब। कोई भी हिंदुस्तान का ऐसा नागरिक नहीं है जिसने आज जन्म लिया है। कोई, अब आपने तो 2100 बताया शायद, 2100 रुपया कर्जा, कुछ 2400 भी कहते हैं, 2500 भी कहते हैं। जो बेटा आज बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही उससे 2000 से ज़्यादा, 21 से ज़्यादा रुपया कर्जा उसका हो जाता है, कर्जे लेके पैदा हो रहा है। तो इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, जनसंख्या भी बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए कहीं भी अभी चर्चा नहीं है, न बजट में चर्चा है और न कि बुला करके चर्चा करते हैं। ये तो मुद्दे ऐसे हैं कि हम सब नेताओं को बुला करके बातचीत करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए देश के साथ। तो अभी इन्होंने कहा सही है, देश के साथ है पूरा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, देश के लिए सब एक है। फिर देश का बारे में सहयोग लेने की जरूरत क्यों नहीं है? चल ठीक है, सरकार आपकी है, चलाइए, चलेगी, बहुमत है आपका, चलाइए। लेकिन इतने सवाल हैं, इतनी समस्या है, देश की सुरक्षा का सवाल है, सीमा की सुरक्षा का सवाल है, इसको लेकर के बातचीत क्यों नहीं होती है? अभी तक सीमा की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। पिछले सत्र में माननीय सभापति जी, मैंने कहा था 1 इंच जमीन अब चीन रोजाना कब्जा कर रहा है, रोजाना कर रहा है। और मैंने ये भी कहा था, और अगर गलत है तो प्रधानमंत्री जो भी जवाब दें, खंडन करें,
हिमाचल से लेकर के लद्दाख से हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर के और आपका ये अरुणाचल तक पूरी की पूरी सीमा चीन ने अपने नक्शे बना रखी है। और अरुणाचल का सीधा उसे कह दिया कि अरुणाचल हमारा है, और उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। अरुणाचल को कहा हमारा, अरुणाचल तक कह दिया कोई पासपोर्ट बनने नहीं जूते, हमारे आइए तो आप तो मेरे हैं। तो आज और समस्या तो है ही, लेकिन हम देश की स्वाभिमान सम्मान और देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? गरीबी से निपट लेंगे, बेकारी से निपट लेंगे, भूखे भी रह लेंगे और भी अत्याचार सह लेंगे, लेकिन हमारा देश जा रहा है, हमारे देश पर कब्जा कर रहा है। और आज मैं कहना चाहता हूँ, उस दिन कुछ लोगों को लगा था ऐसा नहीं बोले, मैं कह रहा हूँ आज कोई भी अगर हिंदुस्तान का दुश्मन सबसे बड़ा है तो चीन। आज बता रहा हूँ, सावधान करना चाहता हूँ, माने न माने। और ये बात 1950 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, अगर हिंदुस्तान का कोई दुश्मन है तो चीन, और चीन हमला करेगा। और चीन की ये नीति रहती है, जब कमज़ोर रहता है तो छिपके रहता है, और जब ताकतवर मजबूत होता है, इनका हज़ारों साल के तहत पढ़ के देखिए, तब तो चीन करता है, कब्जा करता है। ये चीन की नीति है। चीन हमेशा मिलके काम करता है। अब मुझे डर लग रहा है, चावलाई साहब आए तो सचो में हम लोग तो बच्चे थे, चीनी हिंदी भाई भाई, और बात में हमला कर दिया। आपकी प्रधानमंत्री फिर आए, प्रधानमंत्री फिर आए, मुझे लगता फिर हमला होगा। और जब प्रधानमंत्री ने सीमा की बात कही, हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ने सीमा की बात की, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री बोला ही नहीं, मौन। सीमा की बात रखी लेकिन मौन रह गए। तो मौन रहने के माने क्या है? मौन में तो हम लोग कहते हैं मौन माने सहमति, सम्मति उसकी है, हाँ चीन हमला करेगा और करेगा। नोट कर लिए यहाँ पर, मैं इसमें दर्ज करा हूँ कार्रवाई में कि चीन पूरी तैयारी कर चुका है, और तिब्बत के आसपास वहाँ जाके फौजें तैयार कर ली, हथियार तैयार हैं। बाकायदा मेरी खबर है, और ये खबर ऐसी नहीं है, हाँ बना रखा है, पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक क्या किया गया है? और रक्षा मंत्री तो है नहीं, रक्षा मंत्री जहाँ बैठे थे एक दिन मैंने समझाया भी, नहीं ठीक है हमें तैयारी है कुछ, हाँ तैयारी है। अब आज से सवाल रक्षा मंत्री होते तो शायद कुछ करते भी, प्रधानमंत्री होते तो कुछ करते भी, नेता सदन भी नहीं है। अब इतना सवाल देश की सीमा का सवाल है, देश की सुरक्षा का गंभीर मामला है, ये जानबूझ कब कह रहे हैं? और तो सारी बातें माननीय राजनाथ सिंह ने भी कह दी, उधर भी कह दी, हम देश को बचाने की बात कर रहे हैं। असल तो देश को बचाना है, और देश ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा? अब इस विदेश नीति क्या है बता दीजिए। विदेश नीति अब आपकी क्या है? विदेश नीति पूरी बंधक हो गई अमेरिका के हाथ में। अब हिंदुस्तान की विदेश नीति कोई नहीं है, विदेश नीति है अमेरिका के हाथ में, बंद के कहीं। अरे किसी के बतो जो इशारा वहाँ तो होगा भाई, जो कहेगा अमेरिका वही विदेश नीति है। जबकि हमारी कम से कम इतना तो सोचा चाहिए था कि नेहरू जी रहे तब तक विदेश नीति हमारी कामयाब रही। और तीसरी दुनिया के देशों को उन्होंने इकट्ठा करके एक देश की पहचान बनाई, तीसरी दुनिया, और नाम दिया गया। लेकिन नेहरू जी के बाद तो ऐसा हो गया है कि कोई देशी दोस्ती ही नहीं रहा। उन्होंने दोस्ती तो की थी, कम से कम रूस तो दोस्त बन गया था, पूरा रूस दोस्त बना था। उस सत्य नीति अब नेहरू जी की नीति को हम बता रहे हैं, वो क्योंकि आज़ादी के समय गांधी और गांधी के साथ साथ तमाम ऐसे बड़े नेता थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, सबने राज देकर के विदेश नीति तो बनाई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू जी के विदेश सचिव थे, उनकी बनी हुई नीति चली थी। लेकिन आज विदेश नीति क्या है इनकी? बता दें क्या है विदेश नीति? कौन सा देश दोस्त बना लिया आपने? एक भी दोस्त नहीं। पहले भी मैंने कहा था सदन में, अब भी कह रहा हूँ, जिसका कोई दोस्त ही नहीं है दुनिया में तो वो देश कमज़ोर होता है, कोई उसका साथ नहीं देता। ये हालत आज हमारे देश की है। इसलिए हम चाहते हैं, अब जहाँ तक कि अमेरिका के सरकार से पाकिस्तान तो
पूरा जुड़ गया अमेरिका के साथ और चीन के भी साथ। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हो चुका। मैं सूचना दे रहा हूँ सदन के अंदर, पूरा का पूरा। और चीन और पाकिस्तान दोनों हिंदुस्तान पर हमला करना चाहते हैं और तैयारी है, दोनों की दोस्ती है। और ये ऑन द रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पर ला रहा हूँ इस सदन के अंदर कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हो चुकी है हिंदुस्तान के खिलाफ, और बाकायदा रणनीति भी बन चुकी है। जो हमारी खबर है, अगर हमारी खबर गलत होगी तो प्रधानमंत्री जी उत्तर दें या जो भी उत्तर दें, तो हमें सब कर दिए सदन के अंदर कि ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी रिपोर्ट है, कहीं से रिपोर्ट मिली हो कि दोनों एक हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते क्या देश का स्वाभिमान है कि जब हमारे छात्रों को अमेरिका में बेड़ियां पहना दी जाती हैं? बताइए, अमेरिका में हमारे छात्रों को बेड़ियां पहना करके घुमाया जाता है। बता दिए आप। विदेश मंत्री कुछ बोल नहीं रहे। और वहाँ इंग्लैंड में बाकायदा 30,000 लड़के आंदोलन में थे, उनको निकाला जा रहा है। 30,000 इंग्लैंड में लड़के जो पढ़ रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। वो आंदोलन कर रहे हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सभापति जी विरोध करते ही कहता। अब छात्र गए थे पढ़ने से, बड़े मंत्र के साथ गए थे, पढ़ाई करेंगे, अब उनको निकाला जा रहा है। वो सड़कों पर हैं, पढ़ाई बंद है। और किस तरह से खर्चा अपने परिवार के, गरीब साधारण परिवार के लोग भी किस तरह खर्चा करके गए थे, मिले हैं उनके गार्जियंस। अब क्या करें? तब मैंने कहा सरकार आएगा, ये मौका तो अपनी बात कह देगी, तो आप सभापति जी इसमें पहल कीजिए कि 30,000 छात्रों को निकाला जा रहा है इंग्लैंड से, खदेड़ा जा रहा है जो पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई अधूरी पड़ी है। तो आपकी क्या विदेश नीति है? विदेश नीति क्या है? अब लड़के गए पढ़ने, वहाँ खदेड़े जा रहे हैं। आपकी तरफ से कम से कम कहना चाहिए था, इंग्लैंड की सरकार से कहना चाहिए था, अमेरिका की सरकार से कहना चाहिए था कि अमेरिका के इंग्लैंड के यहाँ नहीं लोग हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा, हिंदुस्तान नहीं ऐसा करेगा, मानवतावादी देश है। लेकिन जो वो कर रहे हैं तो उसका एहतियात तो करना चाहिए था, रोज पेश करना चाहिए था, चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी, यहाँ से प्रतिनिधि सरकार का जाना चाहिए था, उन छात्रों से मिलना चाहिए था। उन छात्रों की हालत ऑस्ट्रेलिया में वो पीटे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पीट के निकाल बाहर किए जा रहे हैं, मर्डर भी हुआ, हत्या भी कर दी गई, घायल भी किए गए, पढ़ने दे रहे, सड़कों पर जहाँ निकलते हिंदुस्तान के वहाँ ऑस्ट्रेलिया के मारना शुरू कर देते हैं, रास्ता चलते पीटते हैं, पिट रहे हैं आज छात्र, ऑस्ट्रेलिया में पिट रहे हैं। तो आपकी विदेश नीति क्या है? भाषण पढ़ देते हैं वो विदेश मंत्री। अब इनको अब है दूसरे के भाषण पढ़ दिए। हाँ वो मालूम है। अच्छा अब ये जहाँ तक है महंगाई के छोड़िए, बहुत बात हो गई। 100 दिन में महंगाई बंद होती थी और ये 100 रुपया भी दिए जाते थे, सब कुछ हो गया। और जो रुपया दिया जाता है वो कौन सी योजना चली है? जो मनरेगा। और महात्मा गांधी के नाम हटवा दीजिए सभापति, तो बड़ी कृपा हो जाए। महात्मा गांधी मनरेगा जो है उसमें आपसे प्रार्थना है कि ये आपका शायद निर्देश मान लें, महात्मा गांधी का नाम हटा दो। इतना भ्रष्टाचार किसी संस्था में नहीं है, ये तो उस संस्था में है, तो कम से कम गांधी जी का तो नाम हटा दीजिए। हाँ, गांधी जी का नाम हटाइए। अब गांधी जी को भी ले डूबे। आपकी नीति ऐसी है कि गांधी जी को ले गए और गांधी जी को कहाँ बैठा दिया जाए जहाँ भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बन गया है, जहाँ पूरा भ्रष्टाचार है। ने बताइए कहाँ कितना काम हुआ है? मुलायम सिंह जी साहब, आपकी पार्टी का समय हो गया, आप वाइंड अप करें प्लीज। पार्टी के समय को मैंने इंगित किया है आपको। आप कैबिनेट तो दे देंगे। 20 मिनट पार्टी का एलोकेटेड समय है, वो हो चुका है। सब लोग ज्यादा बोले हैं मैडम। नहीं, सबके मिनट बाकी थे अभी तक। तो इसे हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर सभापति जी आपकी आज्ञा का पूरा पालन करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी हमें बोलने के लिए रोक दिया गया।
ज़्यादा जल्दी कर दी। आप वाइंड अप वहाँ कर दें तक बस। के 3 बातें हम रखना चाहते हैं, और तो सब बातें कह दी आपने भी। आप एक तो छात्रों की सुरक्षा, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे विदेश में पढ़ने वाले, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम ठीक से होना चाहिए। और दूसरा हम कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर जवाब दीजिए कि चीन हमारी 1 इंच ज़मीन पर रोज़ कब्जा कर रहा है और पूरी फौज लगा दी है तिब्बत के आसपास। पूरी फौज तैयार खड़ी है। सूचना दे रहा हूँ सदन को इसीलिए कि पूरी फौज चीन की तैयारी खड़ी है और चीन हमला करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दूसरे देश के नेता, उनका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, कहा ये बात सच है। और दूसरी बात, नेपाल पर पूरा कब्जा करके हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता है। नेपाल पर कब्जा कर रहा है, चीन नेपाल पर कब्जा कर रहा है, वहाँ प्रवेश कर गया है और नेपाल को कब्जा में लेकर के हिंदुस्तान पर कब्जा है। और हिंदुस्तान जो नेपाल हमारा देश है, देश मानता अपना, चाहे भले ही दूसरा देश है, लेकिन हम लोग एक संस्कृति के लोग हैं। वहाँ जो मदद की जाती तो मदद में कटौती कर दी। रिपीट क्यों करते हैं लोग? नेपाल को जो मदद दी जाती थी हिंदुस्तान की, वो कटौती कर दी है। और वहाँ के, मैं आज उनका नाम ले दूँगा, राष्ट्रपति जी ने कहा कि जब कोई मौका आए तो आप जरूर कह दीजिए कि नेपाल को जो पहले मदद देते थे वो हिंदुस्तान के साथ पूरा नेपाल था। अब वो नेपाल और लंका को भी ठीक से नहीं रख पा रहा है हिंदुस्तान। तो क्या है विदेश नीति? कहाँ आप खड़े हैं? आपके साथ कौन है? आपके कौन दोस्त है? तभी तो मैंने पहले शब्द में कहा, दुनिया में एक ही दोस्त है हिंदुस्तान के साथ, दोस्त नहीं है कोई हिंदुस्तान का। अब लंका और नेपाल को नहीं आप बचा रहे। लंका नेपाल पूरा का पूरा हिंदुस्तान के साथ रहा। और जब चीन ने हमला किया तब दुनिया में सबसे पहला लंका था जिसने विरोध किया था और कहा था चीन अपनी फौजों को हटाए, वापस जाए। भूटान अब भूटान तो अपने आप हो गया है, अपने आप हो गया। भूटान बेचारा क्या है, अपने आप हो गया सर। मुलायम सिंह जी साहब, आप प्लीज वाइंड अप करें। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये खतरा मामूली नहीं है। बाकायदा आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, तिब्बत से युद्धाभ्यास हो रहा है चीन का, और वहाँ टैंक, लड़ाकू विमान, तोपों को जमा करके हमले की तैयारी कर रखी है। और चीनी खतरे के मुद्दे, इस समय हिमालय नीति का सुझाव हम आपको दे रहे हैं। और इसका सुझाव एक ही है, 50,000 लड़के लड़कियों को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए और हथियार दीजिए। अपना काम भी करें और देश की सीमा की सुरक्षा करें। इसके अलावा कोई उपाय नहीं चीन से बचने का। 50,000 लड़के लड़कियों को भर्ती कीजिए, वो अपना काम भी करेंगे, उन्हें राइफल भी दीजिए। देश की सुरक्षा भी करें और अपने पेट के लिए भी अपना उपार्जन करें, काम करें, उन्हें काम दीजिए और उन्हें हथियार दीजिए। अगर सीमा की सुरक्षा को बचाना चाहते, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये आज नहीं, डॉक्टर रामाराव ओझा ने तभी कहा था कि कुछ लड़के लड़कियों को वहाँ पर रोजगार दीजिए, हथियार दीजिए, अपने सुरक्षा भी सीमा की रखेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं कमाएंगे, वहीं खाएंगे। एक उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, तब सीमा बचाई जा सकती। तो ऐसा है, सरकार बचाओ मत करिए, देश बचाओ करिए। सरकार तो देश बचाए तो सरकार तो आती रहेगी। तो इसलिए देश बचाओ। आप लगे सरकार बचाने में और हम लोग लगे हैं देश बचाने में, ये अंतर है। गंभीरता से लीजिए। आप सरकार बचाने में, सरकार बचाओ, और हम चाहते हैं देश बचाओ। अब तय करना है कि देश बचाना है या सरकारी बचाना है। उससे तनी कहना चाहता हूँ, आपने कहा मुझे रोक दिया था, मैं पूछता आपका आज्ञा का पालन करता हूँ। थैंक यू सर।